दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें, जिसमें ताज़िया दफनाने के परमिशन का मामला कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मांग जायज, फिर भी भारी मन से खारिज करनी पड़ रही अर्जी। जी आपको बता दें कि यूपी में इस बार मुहर्रम पर ताज़िया के जुलूस नहीं निकल सकेंगे। इसके साथ ही 5 से 10 लोग भी ताज़िया दफनाने के लिए करबला तक नहीं जा सकेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बारे में अनुमति देने से इनकार करते हुए सभी अर्जियों को खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि ताज़िया दफनाना मुहर्रम पर अदा की जाने वाली रस्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी को इस रस्म को अदा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन कोरोना की महामारी के चलते अदालत इस वक्त लोगों को घरों से बाहर निकलने और भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं दे सकती। मामले की सुनवाई कर रही हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा कि दाखिल की गई अर्जियों को वह भारी मन से खारिज कर रहे हैं। अदालत ने साफ किया है कि यूपी में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं और संक्रमितों की संख्या को लेकर ये राज्य देश में चौथे नंबर पर आ गया है। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यूपी के लोग इन दिनों ऐसे समुद्र के किनारे खड़े होने जैसे हालात में हैं, जहां इस बात का अंदाजा नहीं है कि कोरोना की लहर कब अपने साथ बहाकर गहरे पानी में डुबो देगी। ऐसे में हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। और वहीं अगली खबर बता दें कि मुख्तार और अतीक के बाद अब आजम की बारी। रिजॉर्ट तोड़ने को योगी सरकार की ओर से नोटिस जारी। जी आपको बता दें कि योगी सरकार प्रदेश अवैध निर्माण करने वालों पर शिकंजा कसती जा रही है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलने के बाद अब रामपुर में सांसद आजम खां के हमसफर रिजॉर्ट को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया है। ग्रीन बेल्ट और सड़क की जमीन को कब्जा कर बनाए गए सपा सांसद आजम खां के हमसफर रिजॉर्ट को अब ध्वस्त किया जाएगा। रामपुर विकास प्राधिकरण ने जिला पंचायत द्वारा जारी किए गए रिजॉर्ट के नक्शे को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर स्वीकृत करने और स्वीकृत नक्शे में दिए गए नियमों की अनदेखी करने पर नक्शे को निरस्त कर दिया है। बड़ी खबर बता दें कि अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी, शुरू होगी मेट्रो सेवा, बंद रहेंगे स्कूल, जाने और किन पर दी गई रियायतें। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक लागू रहने वाले अनलॉक 4 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। सबसे बड़ी बात यह कि देश भर में मेट्रो सेवाओं को बहाल करने की हरी झंडी दी गई है। गाइडलाइन के मुताबिक आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय से सलाह लेने के बाद मेट्रो रेल सेवाओं को आगामी 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें कि अनलॉक 4 के लिए जारी गाइडलाइन में किन सुविधाओं को मिली है इजाजत और किन पर बरकरार रखी गई है पाबंदियां। तो आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो भी चलेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से अपनी सेवाओं को सार्वजनिक रूप से फिर से शुरू करेगी। मेट्रो के संचालन को लेकर विस्तृत AOP जारी की जाएगी। इसके बाद आम लोगों के लिए मेट्रो के इस्तेमाल संबंधी निर्देश भी जारी होंगे। और वहीं सामूहिक कार्यक्रमों को शर्तों के साथ इजाजत मिली है। आपको बता दें कि दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह और अन्य जमावड़ों को 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ 31 सितंबर से अनुमति दी जाएगी। और वहीं आपको बता दें लॉकडाउन के लिए नए निर्देश क्या हैं। अब कोई भी राज्य बिना केंद्र सरकार की इजाजत के अलग से लॉकडाउन नहीं लगा सकता। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएगी। कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। और आपको वहीं आगे बता दें कि आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। राज्य के भीतर और एक से दूसरे राज्य में आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। यहाँ तक कि किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति नहीं लेनी होगी। और वहीं ओपन एयर थिएटर खोलने की इजाजत के बारे में बताया कि आगामी 21 सितंबर से खुली हवा वाले थिएटर, ओपन एयर थिएटर को छोड़कर खोलने की अनुमति होगी। स्कूल, कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे और इस अवधि तक ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।
और वहीं बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसी रखनी होगी। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। दुकानों पर ग्राहकों के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य होगा, यहाँ तक कि इस पर गृह मंत्रालय खुद नजर रखेगा। और वहीं बच्चे और बुजुर्गों को घरों में रहने की सलाह के बारे में बता दें कि पहले की तरह ही 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं दूसरी घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को जरूरी ना होने की दशा में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। और अब आइए आपको बता दें कि किन गतिविधियों की इजाजत नहीं है। पहला कि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, क्लोज थिएटर बंद रहेंगे। दूसरा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति के अलावा शेष अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं। और तीसरा पैसेंजर ट्रेनें बंद रहेंगी, केवल चुनिंदा ट्रेनों के संचालन को है इजाजत। अब आपको बता दें कि शादी और अंतिम संस्कार में क्या होगी व्यवस्था। आपको बता दें कि दिशा निर्देशों में शादी समारोह और अंतिम संस्कार का अलग से जिक्र नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इनमें से भी 100 लोगों के भाग लेने की इजाजत होगी। पहले शादी में 50 और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों की उपस्थित रहने की अनुमति थी। आप बता दें कि टीचिंग स्टाफ को बुलाने की परमिशन के बारे में कि वैसे तो सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों को खोलने की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन मार्च से बंद पड़े हाई स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पहली बार हलचल शुरू होगी। 31 सितंबर के बाद 50% शिक्षकों और गैर शिक्षक स्टाफ को स्कूल में आने की इजाजत दी गई है और ये ऑनलाइन कक्षाओं और टेली काउंसलिंग व स्कूल की अन्य गतिविधियों को अंजाम दे सकेंगे। और वहीं 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के क्या इजाजत है, बताते हैं कि स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थानों में भी पहली बार सीमित गतिविधियों की इजाजत दी गई है। सबसे अहम बात यह है कि पहली बार स्कूल में बच्चों को इजाजत मिली है। कंटेनमेंट जोन से बाहर के स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को जाने की इजाजत दी गई है। स्कूल इसके लिए बच्चों पर दबाव नहीं डाल सकेंगे, साथ ही बच्चों के माता पिता से लिखित अनुमति भी लेनी होगी। और वहीं अगली खबर बता दें कि दिल्ली में इस साल महंगी नहीं होगी बिजली। केजरीवाल ने कहा ये ईमानदार सरकार के कारण। जी आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में इस साल बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग DERC ने इसका ऐलान करते हुए कहा है कि इस वर्ष बिजली की दरों में स्थायी शुल्क में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ई-वाहन चार्जिंग स्टेशनों को सस्ती दर पर बिजली मिलती रहेगी। मशरूम की खेती के लिए भी रियायत की बात कही गई है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी और सीएम केजरीवाल ने कहा कि ये उनकी सरकार की बड़ी सफलता है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली की जनता को बधाई। एक तरफ जहां पूरे देश में साल दर साल बिजली की दरें बढ़ रही हैं, हमने दिल्ली में लगातार 6वें साल बिजली की दर नहीं बढ़ने दिए और कुछ क्षेत्रों में दर कम भी की है। ये ऐतिहासिक है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने दिल्ली में एक ईमानदार सरकार बनाई है। और वहीं अब अगली खबर बता दें कि क्या संदीप सिंह का बीजेपी से है कनेक्शन। महाराष्ट्र के मंत्री बोले सीबीआई से जांच के लिए कहूंगा। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे अब कई नाम सामने आने लगे हैं। आपको बता दें सुशांत सिंह की मौत के बाद चर्चा में आए संदीप सिंह को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत के बाद अब राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने संदीप को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस प्रवक्ता ने सचिन सावंत ने संदीप सिंह के साथ बीजेपी के गहरे संबंध होने का आरोप लगाया। और बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त संदीप सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मकथा पर आधारित फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी का निर्माण किया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सिंह के साथ इस फिल्म के पोस्टर जारी किए थे। कांग्रेस नेता के आरोप और संदीप सिंह के बीजेपी से कनेक्शन की जांच की मांग पर अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि मुझे संदीप सिंह और बीजेपी के बीच संबंधों की जांच करने के लिए कई अनुरोध और शिकायतें मिली, जिन्होंने पीएम मोदी की बायोपिक बनाई है। बॉलीवुड और ड्रग्स के साथ उनके संबंध के बारे में जांच होना आवश्यक है। मैं सीबीआई से यह अनुरोध करूंगा कि संदीप सिंह मामले की भी जांच हो। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली लेके जाएगा और वो जीत सकते एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वही अगली खबर बता दें कि अन्ना हजारे का भाजपा को जवाब, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को मुझ जैसे फकीर की क्या जरूरत।
जी आपको बता दें कि दिल्ली भाजपा को उस वक्त झटका लगा जब समाजसेवी अन्ना हजारे ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ उनके जन आंदोलन में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही अन्ना हजारे ने भाजपा के निवेदन को दुर्भाग्यपूर्ण भी करार दिया। दरअसल दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सोमवार को अन्ना हजारे को चिट्ठी लिखते हुए उनसे निवेदन किया था कि वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ भाजपा के आंदोलन में शामिल हो। आदेश गुप्ता ने चिट्ठी में आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भ्रष्टाचार का नया नाम बन चुकी है। अन्ना हजारे ने आदेश गुप्ता की चिट्ठी का जवाब देते हुए लिखा कि मुझे आपकी चिट्ठी पढ़कर अफसोस हुआ। पिछले 6 साल से भी ज्यादा समय से केंद्र में भाजपा की सरकार है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, वो 83 साल के एक ऐसे बूढ़े फकीर को आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए बुला रही है, जिसके पास ना पैसा है और ना ही कोई शक्ति। अन्ना हजारे की इस जवाबी चिट्ठी को उनके फेसबुक पेज पर भी जारी किया गया है। अन्ना हजारे ने लिखा कि दिल्ली के कई प्रशासनिक विषय केंद्र सरकार के अधीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए मजबूत कदम उठाए हैं। अगर दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है तो आपकी सरकार उनके खिलाफ कड़े कानून कदम क्यों नहीं उठाती? भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने का वादा करके आपकी पार्टी 2014 में सत्ता में आई थी, लेकिन लोगों को भ्रष्टाचार से कोई राहत नहीं मिली। जो लोग सत्ता में हैं वो दूसरी पार्टियों में दोष निकालते हैं। कभी कभी एक आत्मनिरीक्षण की भी जरूरत होती है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि सीतारमण के एक्ट ऑफ गॉड पर चिदंबरम का वार, कहा क्या मैसेंजर ऑफ गॉड बनकर जवाब देंगी वित्त मंत्री। जी आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अर्थव्यवस्था कमजोर होने के पीछे एक्ट ऑफ गॉड यानी ईश्वर की देन कोरोना वायरस को बताने पर कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने हैरानी जताई है। पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने शनिवार को सिलसिलेवार ट्वीट कर सीतारमण से पूछा है कि क्या अब वो मैसेंजर ऑफ गॉड बनकर जवाब देंगी। उन्होंने सीतारमण से कहा कि कोरोना से पहले 3 सालों से जिस तरह से आर्थिक हालात बिगड़े हुए थे, उसको लेकर वो क्या जवाब देंगी। आपको बता दें उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी तो दैवी घटना है, इसलिए अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, तो हम फिर 2017, 18, 19 और 20 के दौरान अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन पर क्या कहेंगे? इसका क्या जवाब होगा? क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मैसेंजर ऑफ गॉड के तौर पर जवाब देंगी? पी चिदंबरम ने केंद्र की ओर से राज्यों को उनका जीएसटी मुआवजा देने में आनाकानी को लेकर कहा कि इस पर मोदी सरकार की ओर से दिए गए 2 विकल्प स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जीएसटी मुआवजा अंतर को कम करने के लिए राज्यों को पहले विकल्प में मुआवजा उपकर के तहत अपने भविष्य की प्राप्तियों को गिरवी रखकर आधार लेने के लिए कहा है। इससे तो उनका वित्तीय बोझ बहुत बढ़ जाएगा। दूसरे विकल्प में राज्यों को आरबीआई विंडो से उधार लेने के लिए कहा है। ये नाम बदलकर उधार देने जैसा है। इससे भी फिर से सारा वित्तीय बोझ राज्यों पर पड़ रहा है। केंद्र सरकार किसी भी वित्तीय जिम्मेदारी से खुद को दूर कर रही है। ये न सिर्फ केंद्र का राज्यों से विश्वासघात है, बल्कि कानून का उल्लंघन भी है। और अब अगली खबर बता दें कि अब फेसबुक पर अमेरिकी मैगजीन ने किया खुलासा। राहुल गांधी बोले व्हाट्सएप पर बीजेपी का कब्जा। जी हम बात करें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक विदेशी मैगजीन के लेख का हवाला देते हुए शनिवार को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और फेसबुक के स्वामित्व वाले चैटिंग ऐप व्हाट्सएप को लेकर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा कि अमेरिका की टाइम पत्रिका ने व्हाट्सएप बीजेपी की साठगांठ का पर्दाफाश किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि व्हाट्सएप पर बीजेपी का कब्जा है। शनिवार को टाइम मैगजीन की एक खबर का लिंक साझा करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि अमेरिका की टाइम पत्रिका ने व्हाट्सएप बीजेपी की साठगांठ का पर्दाफाश किया है। 40 करोड़ भारतीयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले व्हाट्सएप पेमेंट्स की भी शुरुआत करना चाहता है, जिसके लिए मोदी सरकार की मंजूरी की जरूरत है। इससे पहले राहुल गांधी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खबर को साझा करते हुए मोदी सरकार और फेसबुक पर गंभीर आरोप लगाए थे। दरअसल अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट फेसबुक की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि फेसबुक ने बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच वाली पोस्टर्स के खिलाफ एक्शन लेने में जानबूझकर कोताही बरती। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि 24 लाख के पार पहुंचे कोरोना वायरस के केस। 24 घंटे में मिले 76,472 नए मरीज। ये हम बात करें कि जैसे जैसे अनलॉक 4 की गाइडलाइन लागू होने का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे देश में कोरोना वायरस से केस भी तेजी से बढ़ रहे हैं।
पिछले 24 घंटे के भीतर ही देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना वायरस के 76,472 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद कुल केस बढ़कर 34,63,973 हो गए हैं। और वहीं पिछले एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 1021 लोगों की जान गई है और मृतकों की संख्या बढ़कर 62,550 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक अभी तक के कोरोना के 26,48,999 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में एक्टिव केस 7,52,424 बचे हैं। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि जिसमें सोनिया गांधी ने कहा कि लोकतंत्र पर तानाशाही हो रही है हावी, गरीब विरोधी ताकतें देश में फैला रही हैं नफरत का जहर। जी हम बात करें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि देश विरोधी और गरीब विरोधी ताकतें भारत में हिंसा और नफरत का जहर फैला रही हैं। उन्होंने कहा कि देश की लोकशाही लोकतंत्र पर तानाशाही का प्रभाव बढ़ रहा है। देश की बुनियाद रखने वाले नेताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि आजादी के 75 साल बाद संविधान और लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि बुरी सोच अब हावी हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा वक्त में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है और लोकतांत्रिक संस्थाएं बर्बाद हो रही हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन के शिलान्यास समारोह के मौके पर लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि हमें याद रखना होगा कि हमारा संविधान इन भवनों से नहीं, भावनाओं से बचा रहेगा। इन भवनों से दूषित और गलत भावनाओं के प्रवेश को रोकना होगा, तभी हमारा संविधान बचेगा। आजादी की लड़ाई के दौरान हमने जो प्रण किया था उसे पूरा करने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। पिछले कुछ समय से लोकतंत्र के सामने नई चुनौतियां खड़ी हुई हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि 15 वर्ष की लंबी अवधि के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है। पिछले वर्षों में छत्तीसगढ़ में जो हुआ वह उदाहरण है कि एक दिशाहीन और विचारहीन सरकार जनहित के बारे में कभी नहीं सोच सकती। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार सही दिशा में काम कर रही है। पिछले कुछ समय से देश को पटरी से उतारने की कोशिशें की जा रही हैं। लोकतंत्र के सामने नई चुनौतियां आ गई हैं। देश एक चौराहे पर खड़ा है। गरीब विरोधी और देश विरोधी ताकतें नफरत और हिंसा का जहर फैला रही हैं। और वहीं अगली खबर बता दें कि फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस पर हुआ मुकेश अंबानी का कब्जा। 24,713 करोड़ में डील पक्की हुई। जी आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के सब्सिडी कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि वे फ्यूचर ग्रुप की रिटेल एंड होलसेल बिजनेस और लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग बिजनेस का अधिग्रहण करने जा रही है। और यही डील 24,713 करोड़ में फाइनल हुई है। इस डील के बाद भारत के रिटेल बिजनेस में रिलायंस बेताज बादशाह बन गई है। और वही दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रकाश झा की नई वेब सीरीज आश्रम के बारे में। आपको बता दें कि प्रकाश झा ने बॉबी देओल के जरिए गुरमीत राम रहीम की करतूतों से रूबरू करवा दिया। जी हम बात कर रहे हैं कि मैक्स प्लेयर पर आश्रम वेब सीरीज के जरिए प्रकाश झा और बॉबी देओल की डिजिटल एंट्री फैंस के लिए किसी मनचाही सौगात से कम नहीं है। सच्ची घटनाओं से प्रेरित वेब सीरीज आश्रम रिलीज हो चुकी है और इसके 9 एपिसोड आपको मनोरंजन के साथ ही ऐसी दुनिया से रूबरू कराएंगे जिसका आपको अंदाजा नहीं होगा। बलात्कार और हत्या समेत कई अन्य जघन्य अपराधों के दोषी हरियाणा के ढोंगी बाबा गुरमीत राम रहीम की जिंदगी से प्रेरित आश्रम वेब सीरीज की कहानी ऐसी बुनी गई है कि आप 45 से 50 मिनट के हर एपिसोड में फंसते जाते हैं और महसूस करते हैं कि आस्था के नाम पर लोगों की भावनाओं और इज्जत से खेलने वाले बाबा निराला ने किस तरह पाप की दुनिया खड़ी की है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।